नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की वीडियोस खास तौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, यदि आप किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और आपको एनसीईआरटी मतलब न्यू एनसीईआरटी का कोई भी एक स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे वो आपका ज्योग्राफी हो, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। वहां हमने 6 से लेकर 12 क्लास तक अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। हिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, पॉलिटिकल साइंस की अलग मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स की अलग मिल जाएगी। और यदि आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं और आप कंप्लीट कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए एनसीईआरटी बाय विक्रम 8th क्लास। हमारा अलग से प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा 8th क्लास का, और उसके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको जो कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है, तो उसकी सारे वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ में क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है, और उसके साथ में जो हमारी टीम अन्य सब्जेक्ट आपको 8th क्लास के पढ़ाएगी, उनकी भी प्लेलिस्ट आपको क्लास 8 के लिए स्पेशल अलग से प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। तो चलिए, हमारा आज का जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अध्याय 4 आपको बताया गया है कि भारत में औपनिवेशिक काल के बारे में। कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि औपनिवेशिक काल होता क्या है। कि मान लेते हैं कि कोई देश है, ये देश आपका ए है, या फिर हमने मान लिया इंडिया ही है, हमारा क्या है, इंडिया है। और आपको पता है कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने इनको क्या कर लिया था, गुलाम बना लिया था, अपने अधीन कर लिया था। ठीक है। अब जो अंग्रेज है वो किस प्रकार से शासन करते हुए है, प्रक्रिया जिसके द्वारा एक अधीन क्षेत्र पर जो शासन किया जाता है ना, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, औपनिवेशिक बोलते हैं। और औपनिवेशिक काल मतलब वो समय कि अंग्रेजों का कब से भारत गुलाम हुआ था और कब आजाद हुआ। मतलब जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम किया था, उससे लेकर उस समय से लेके 1947 तक, जब तक भारत आजाद नहीं हो गया, उस समय को, उस कालखंड को क्या हम बोलेंगे, औपनिवेशिक काल बोलेंगे। तो औपनिवेशिक काल आप समझ में आ गया, ये कौन सा समय है, जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, उस समय की हम बात करेंगे इस अध्याय में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये आपका एक ब्रिटिश के द्वारा लिखा ही हुआ है कि आरंभिक काल के ब्रिटिश लगभग 2 शताब्दी पूर्व बंगाल अथवा अन्य संसद अध्यक्षाधीन मंडलों को इस देश और इसकी प्रजा को लूट के लिए शिकार के रूप में देखते थे। इसने कहा कि ये बात 1901 की है, विलियम डिग्बी ने ये बात लिखी थी। वो कह रहा कि जो अंग्रेजी अधिकारी हैं, ठीक है, या फिर अंग्रेजी जो कंपनी है, वो भारतीयों को किस रूप में देखते हैं, अपने शिकार के रूप में देखते हैं। शिकार किस प्रकार से करना है, उनका एक ही मकसद था कि भारतीय जनता को, भारत देश को लूटना है। ये बात आपको आई समझ में। यह लूट आज भी किसी भी पूर्ववर्ती काल से कहीं अधिक उग्र रूप में चल रही है। 1901 की बात है, ये कह रहा है कि आज भी, मतलब 1901 में भी ये लूट लगातार चल रही है। आधुनिक इंग्लैंड भारतीय संपदा से महान बना। उसने कहा कि आज जो इंग्लैंड इतना महान है ना, इतना रईस है, वो किसके कारण बना है, भारत से, भारत के कारण बना है। वो भारत में से जो आपका धन था वो लूट के कहा ले गए, इंग्लैंड ले गए। तो यहाँ पे बात बताएगी, आधुनिक इंग्लैंड भारतीय संपदा से महान बना है। संपदा शब्द है, संपदा का मतलब होता है धन दौलत, आपके जो संशोधन होते हैं ना, सारी चीजें इसमें संपदा में आएंगी। शक्तिशाली लोगों के बल और कौशल द्वारा छीनी जाती। इसने कहा कि संपदा क्या है, हमेशा जो शक्तिशाली लोग है ना, वो किसी दूसरे से संपदा छीन लेते हैं। तो ये बात इस वक्त में बताई गई है, जो विलियम डिग्बी का है, 1901 में इसको बताया गया था। तो ये मोटा मोटी आपको समझ में आ गया। अब हम हमारे मेन अध्याय की स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपके प्रश्न बनेंगे कि किस प्रकार की आर्थिक स्थिति भारत की। जब हम इस अध्याय को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपकी यूरोप, मैंने आपको बताया था कि यूरोपीय कंपनी नाम आएगा। मैंने पहले वाले अध्याय में भी आपको बताया, जब हमने मराठा के बारे में पढ़ा था, कि आपके ये ना, यूरोप एक महाद्वीप है यहाँ पे भी। ठीक है। इस प्रकार से महाद्वीप, यहाँ पे आपका अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका। ये यूरोप वाला, ये वाला हिस्सा ना, यहाँ से कुछ देश भारत में व्यापार करने को आए थे। इस रास्ते से होते हुए, यहाँ से पारस की खाड़ी से बीच में रास्ता जब बंद हो गया था, तो वहां से घूमते हुए यहाँ से वो आए थे। तो इन देशों को
कंप्लीट जब इन कंपनी सभी की बात करेंगे ना तो हम इनको यूरोपीय बोलेंगे। किसी देश का एक-एक करके जिक्र करेंगे, जैसे इंग्लैंड का जिक्र करेंगे तो हम उसको ब्रिटिश बोलेंगे। जब हम उसका पोलैंड वगैरह का जिक्र करें तो उनको डच, फ्रांसीसी अलग-अलग देश के नाम से संबोधित कर देंगे। लेकिन जब हम इसको कंबाइन यूज करेंगे तो इनको बोलेंगे यूरोपीय कंपनी, क्योंकि ये सभी जो कंपनियां आई थी, व्यापार करने लोग आए थे, ये यूरोप महाद्वीप से आए थे, इसलिए यूरोपीय कंपनी बोलेंगे। तो इसी प्रकार आपको स्टार्टिंग में एक समय रेखा दे रखी है कि आपका 1498 में वास्को डी गामा आया था कालीकट, जिसको कोझिकोड भी कहा जाता है, 1498 में आया था। ठीक है। 1560 में गोवा में धर्म न्यायाधिकरण इंक्विजिशन की स्थापना हुई थी। 1560 में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, ये हम आगे अध्याय में पढ़ेंगे। जब हम डिटेल से पढ़ेंगे ना तो ये सारी आपको बिल्कुल अध्याय के स्टार्टिंग में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दे रखी है। 1560 में गोवा में धर्म न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। 1612 से 1690 अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सूरत, मद्रास, बंबई एवं कलकत्ता में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की गई। मतलब अपने उन्होंने कोठियां बनाई, कोठियां मतलब आपके उन्होंने वेयर हाउस बनाए, भंडार गृह बनाए। ठीक है, ये चीज हम अब अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए अध्याय को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि मराठों ने मुगल साम्राज्य को अत्यधिक दुर्बल कर दिया। अब मैं एक बार आपको थोड़ा सा पिछले जो 2 अध्याय है वहां से लेके चलता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। आपको पता है कि 1200 के आसपास, मतलब कि 13वीं शताब्दी में सल्तनत काल था और सल्तनत काल 1526 में समाप्त हो गया। 1526 के बाद गद्दी पे बैठा था बाबर, और बाबर कहां से लेके यहाँ पे औरंगजेब 1707 में भी। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद आपके मराठे आए जिन्होंने एक छत्र भारत में राज किया था, और 1818 में आपको बताया 1818 में मराठों को किसने हराया? मराठों को हराया था अंग्रेजों ने। ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई। ये देखिए पिछले अध्याय में हमने मराठों ने मुगल साम्राज्य को अत्यधिक दुर्बल कर दिया, किंतु 19वीं शताब्दी के आरंभ में, 19वीं शताब्दी कहां से होगी आपको अगर पता हो तो मैंने कहा था कि 100 साल घटा देना, और जो 1900 तक, 19वीं शताब्दी के आरंभ में मतलब 1818 में वे स्वयं ब्रिटिश सेना द्वारा पराजित हो गए। वे स्वयं मतलब कि मराठे ब्रिटिश सेना द्वारा पराजित हो गए। तथापि भारत के ब्रिटिश साम्राज्य की मुकुटमणि बनने का कारण केवल सैन्य अभियान ही नहीं था, वास्तव में भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे विशाल उपनिवेश था। तो उसने कहा कि सैन्य अभियान इसका कारण नहीं था कि जो भारत का इसमें अंग्रेजों ने भारत में राज किया, सिर्फ सेना ही नहीं, उनकी कुछ नीतियां थी ऐसी जिस प्रकार से उन्होंने प्रशासन बनाया, वो सारी चीजें, कुछ अन्य कारण भी थे, वो सारे कारण हम पढ़ेंगे। उसने कहा वास्तव में भारत ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे विशाल उपनिवेश था, सबसे बड़ा वो क्षेत्र था जिसमें क्या था, जो देश ब्रिटिश का गुलाम था। मतलब ब्रिटिश ने और भी देश गुलाम बना रखे थे, लेकिन जो सबसे बड़ा उपनिवेश था वो कौन था? भारत था। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई कि मराठों के बाद शासन किसके हाथ में आ गया? अंग्रेजों के हाथ में आ गया था 1818 में। आप ध्यान रखना कि उससे पहले भी कुछ इंपोर्टेंट घटनाएं हुई थी, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन एक बार आपके जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं वो आपके दिमाग में एक बार सेट हुआ कि इस प्रकार से घटनाएं घटित हुई थी। उपनिवेशवाद का युग, इस प्रसंग पर पहुंचने से पूर्व हमें कालावधि में थोड़ा पीछे जाकर उपनिवेशवाद के स्वरूप पर विचार करना आवश्यक है कि उपनिवेशवाद क्या होता है, किस प्रकार का होता है, इस बारे में हम एक बार बात करेंगे। इसकी सामान्य परिभाषा यह है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है तो उसका प्रशासन जब अपने अनुसार चलाता है, जिस क्रिया के अनुसार, उसको औपनिवेशिक कहते हैं। इसकी सामान्य परिभाषा यह है कि जब एक देश किसी अन्य प्रदेश पर अधिकार कर वहां अपनी बस्तियां स्थापित करता है और अपना राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तंत्र आरोपित करता है, तब उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। आपको समझ में आएगा उपनिवेशवाद की बात, कि जब एक देश दूसरे देश पर अधिकार करता है, अधिकार कर लिया, यहां से उपनिवेशवाद स्टार्ट नहीं होता। अधिकार करके फिर क्या है कि वहां पर अपनी बस्तियां स्थापित करता, मतलब वो वहां पर रहने लगते हैं, अपना राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तंत्र आरोपित करता है कि मतलब उसके राजनीतिक कार्यों में भी हस्तक्षेप करते हैं, उसके आर्थिक क्रियाओं में भी हस्तक्षेप करते हैं, यहाँ तक कि सांस्कृतिक क्रियाओं में भी हस्तक्षेप करते हैं, तो आरोपित करता, तब उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। यह कोई नवीन घटना नहीं है। उपनिवेशवाद की परंपरा प्रथम सहस्त्र शताब्दी सामान्य संवत पूर्व के महान साम्राज्यों के काल तक पहुंचती है।
प्रथम सहस्त्र शताब्दी का अगर कक्षा 6 में आपने सामाजिक विज्ञान पढ़ी है तो सहस्त्र शताब्दी होता है आपका 1000 वर्ष का टाइम। तो हम यहाँ से आपको पता है कि 1 से ईसा पूर्व से स्टार्ट करते हैं और 1 से हम कहाँ पहुंच गए 2026 तक आज पहुंच चुके हैं। और यहाँ से पीछे ये कहता है कि 1000 ईसा पूर्व ये काम स्टार्ट हो चुका था कि एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र पर अधिकार करना। प्रथम सहस्त्र शताब्दी सामान्य संवत में ईसाई तथा इस्लामी धर्मों के प्रचार के साथ साथ जिन क्षेत्रों को नए धर्मों में परिवर्तित किया गया था वहां का उपनिवेशीकरण भी हुआ। अब आप देखिए कि इसने कहा कि उपनिवेशवाद की परंपरा प्रथम सहस्त्र शताब्दी सामान्य संवत पूर्व। अब ये बात करा यहाँ की 1000 ईसा पूर्व की बात कर रहा है, ठीक है। महान साम्राज्यों के काल तक पहुंचती है कि आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो एक राजा वो दूसरे क्षेत्र पर क्या करता था, आक्रमण करता था। उसके बाद प्रथम सहस्त्र शताब्दी सामान्य संवत में भी प्रथम सहस्त्र शताब्दी सामान्य संवत मतलब 1000 यहाँ पे हम पहुंच गए आगे जाके, ठीक है। इसमें आपके देखिए आपने क्षेत्र में आए थे, आपके इस्लामी आए थे, ठीक, उन्होंने आक्रमण किया था तो उन्होंने अपने इस्लाम धर्म का प्रचार किया था। जैसे आपके मोहम्मद गौरी आए थे, इल्तुतमिश थे, वो भी क्या था, एक उपनिवेशवाद था, ठीक है। उपनिवेशवाद क्या है अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि एक क्षेत्र जब किसी दूसरे क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है और वहां अपनी संस्कृति को बढ़ावा देता है, उसके राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद बोलते हैं। मतलब उसका पूरा प्रशासन अपने हाथ में ले लेता है, तो इसको हम बोलते हैं उपनिवेशवाद। वहां का परंतु औपनिवेशिक युग सामान्यतः ये आपकी इतनी बड़ी औपनिवेशिक घटनाएं नहीं थी, लेकिन इसने कहा कि औपनिवेशिक युग सामान्यतः 15वीं शताब्दी से आरंभ हुए यूरोपीय विस्तार को इंगित करता है कि उसने क्या किया, जो यूरोपीय देश थे ना उन्होंने उपनिवेशवाद को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, उन्होंने बहुत सारे देशों पर कब्जा किया। एक बार यहाँ से जिसने कुछ ही शताब्दियों में विश्व के विशाल भूभागों तक अपना प्रसार किया। उच्च कक्षाओं में आप जाने की यूरोपीय शक्तियों ने विशेषकर स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड ने अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा प्रशांत महासागर के अनेक द्वीपों पर अधिकार कर उपनिवेश स्थापित किया। तो उसने कहा कि ये आपकी यूरोपीय शक्ति है। ये जो यूरोपीय शक्ति आपको कौन सी बताई गई है कि जो आपका स्पेन देश है, ये सारे यूरोप के देश है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड ने, और ये सारे हैं जो गुलाम बने हुए, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा प्रशांत महासागर के अनेक द्वीपों पर अधिकार कर उपनिवेश स्थापित किया। उपनिवेश स्थापित करना, कॉलोनी स्थापित करना, कि वहां पे अपना कॉलोनियां बनाना, मतलब वहां पे अपनी बस्तियां स्थापित करना, और उसके जो प्रशासन है वो अपने हाथ में रखना, मतलब उनको गुलाम बना लेना, ठीक है। यहाँ पे एक मैप में कुछ घटनाएं दी हुई है, हम आपको बताइए वही घटनाएं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे सारी चीजें, ठीक है। ये विजय अभियान प्राय सैन्य बल से संपन्न होते थे, जिसमें मूल निवासियों का नरसंहार अथवा दास्तव सम्मिलित था। तो इसमें वे क्या करते थे कि सैनिक ले जाते थे, सैनिकों के माध्यम से जो वहां वो मूल निवासी थे, जहां वो रहते थे लोग, वो वहां के मूल निवासी है ना, उनको या तो वो मार देते थे या फिर उनका क्या था, गुलाम बना लेते थे उनको। तो ये चीज वो करते थे भी। वास्तव क्या है, किसी को गुलाम बना देना। तो अंग्रेजों ने ये काम किया था, अंग्रेजों ने नहीं, जो आपके यूरोपीय देश थे, यूरोपीय देश आपको याद रखना कि स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस और नीदरलैंड, उन्होंने हर महाद्वीप पर किसी न किसी देश को गुलाम बनाया, किसी न किसी द्वीप को गुलाम बनाया। और जो सबसे बड़ा देश इन्होंने गुलाम बनाया वो था आपका भारत देश। ये नहीं कि इन्होंने सभी ने मिलके बनाया, अलग अलग जो देश थे आपके, जैसे ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने भारत को बना लिया और कुछ देशों को बना लिया, इसी तरह स्पेन ने कि नहीं अन्य देशों को बना लिया। तो इस प्रकार से उन्होंने अन्य देशों को उपनिवेश बनाया था। अब ऐसे अभियानों के लिए उन राष्ट्रों को किसने प्रेरित किया। अब बात यह है कि पहले तो सभी देश रहते आ रहे थे आराम से, लेकिन ये ख्याल कहां से आया कि हम किसी अन्य देश को गुलाम बनाए, वहां से हम संपदा लूट कर लेके आए। ये ख्याल कहां से आया, यूरोपीय शक्तियों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने भौगोलिक विस्तार तथा वैश्विक प्रभाव के लिए एक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर दी। अब बात क्या हुई कि ये सारे जितने देश हमने पढ़े हैं यूरोप के, जैसे आपने स्पेन पढ़ा है, ब्रिटेन पढ़ा है, फ्रांस पढ़ा है, इन यूरोपीय शक्तियों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने भौगोलिक विस्तार तथा वैश्विक प्रभाव के लिए एक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर दी। कि ये सभी देश क्या थे,
अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना चाहते थे कि दुनिया में दिखाना चाहते कि हम बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। सारे देश, ब्रिटेन दिखाना चाहता था, आपका स्पेन दिखाना चाहता था, ठीक है, पुर्तगाल, ये सारे देश क्या था, अपने आप को शक्तिशाली दिखाना चाहते थे। और यहीं से उन्होंने क्या किया, वैश्विक प्रभाव की एक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर दी। प्रतिस्पर्धा क्या होती है, एक कंपटीशन, कि मैं सबसे आगे हूँ, मैं सबसे ताकतवर हूँ, ये सारी चीज। भौगोलिक विस्तार के स्पष्ट आर्थिक लाभ थे। भौगोलिक विस्तार मतलब अपनी जमीन को बढ़ाना, ठीक है, कि मेरी जमीन यहाँ तक है। और के स्पष्ट आर्थिक लाभ थे, उसके क्या थे, अगर जमीन बढ़ेगी तो आर्थिक लाभ भी होंगे, मतलब धन भी बढ़ेगा। और आपको लाभ भी बताए गए हैं कि नए प्राकृतिक संसाधन मिल जाएंगे, नए बाजारों तक, नए व्यापार मार्गों तक पहुंच, प्राय लूट भी, जैसा कि हम आगे देखेंगे। तो अगर किसी देश का क्षेत्र बढ़ जाएगा, भौगोलिक क्षेत्र मतलब जमीन बढ़ जाएगी, तो क्या क्या चीजें उनको प्राप्त होंगी, नए प्राकृतिक संसाधन की प्राप्ति। जैसे आपका भारत में जब वो भारत अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया, तो भारत में जो संसाधन थे वो उनकी पहुंच कहां तक होगी, अंग्रेजों तक उनकी पहुंच होगी। अंग्रेज उनको ले जाने लगे तो अंग्रेजों को संसाधन मिल गए। जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया तो अंग्रेजों का क्षेत्र ये हो गया। अब हम मान लेते हैं आपके घर के पास कोई चीज है, यहाँ पे आपका घर है, ठीक है, आपने इस क्षेत्र पे, यहाँ पे मान लेते हैं कोई पानी का कुआं है, और यहाँ पे आपने इस यहाँ पे कब्जा कर दिया, तो आपका संसाधन बढ़ गया ना, आपको पानी का कुआं मिल गया, क्योंकि जहां पे आपने कब्जा किया वहां पे पानी का कुआं था, वो एक संसाधन है, तो वो आपको मिल गया। इस प्रकार क्या संसाधनों की वृद्धि होती है। नए बाजार, नए बाजार मतलब अब भारत में वो अपनी चीजों को भारत में बेच सकते थे, ठीक है। अगर वैसे किसी अन्य देश में बेचते, उन पे टैक्स लगता, लेकिन अभी इनका खुद का बाजार होगा, इन पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता, नया बाजार मिल गया उनको। नए व्यापार मार्गों तक पहुंच, कि उनको व्यापार करने के मार्ग भी मिल गए, प्राय लूट भी। और एक और मिल गया, जब उन्होंने गुलाम बनाया तो लूट भी उनका एक साधन हो गया, कि वो लूट सकते थे उस क्षेत्र को, तो ये भी उनको एक प्राप्त हुआ। और आगे हम देखेंगे किस प्रकार से लूटा गया। स्थानीय जनसंख्या का ईसाई धर्म में परिवर्तन एक अन्य प्रबल प्रेरणा थी। और एक उनकी ये प्रेरणा थी कि उनको ईसाई धर्म बढ़ाना था, ठीक है। वो क्या लोगों को ईसाई बनाना चाहते थे, उन्हें ये भी चाहता था कि हम क्या है, कि जो हमारा ईसाई धर्म है इसका प्रचार और प्रसार करेंगे। और इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहा भी। ये नई एनसीईआरटी की लाइन है, पुराने एनसीईआरटी में इस प्रकार का कोई विचार नहीं है। एक एक अपेक्षाकृत गौण किंतु महत्वपूर्ण कारण था, कि एक और कारण था भी उनका। ये कहता है कि गौण मतलब इतना महत्वपूर्ण कारण नहीं है, लेकिन ये कारण मानते हैं वैज्ञानिक जिज्ञासा। पृथ्वी के भौगोलिक स्वरूप एवं प्राकृतिक इतिहास का ज्ञान संचित करने हेतु अज्ञात भूभागों का अन्वेषण करने के विलेसा, कि कुछ ऐसे लोग थे जो पृथ्वी के जो भाग थे ना, सभी भाग पृथ्वी के बारे में जानना चाहते थे, कि पृथ्वी पे क्या चीज है और क्या नहीं भी। तो इसलिए वो क्या करते थे, घूमने निकलते थे, और वहां वो किसी अन्य देश में पहुंच जाते थे। क्योंकि पहले तो जब आपका जो आप मैप देखेंगे ना, तो कहाँ पे देखिए, मैं आपको समझाता हूँ एक बार। यहाँ पे आपका क्या है, एशिया महाद्वीप है, इसके साथ ही लगता है यूरोप महाद्वीप है, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, आपको आई बात समझ में। तो यहाँ पे आपके ब्रिटिश वाले देश थे, इनको क्या पता यहाँ कोई भारत देश है। तो उसने कहा कि कुछ लोग जिज्ञासा थी कि हम चलो समुद्र में जहाज बना, घूमने निकलते हैं, देखते हैं कहाँ किस और कोई और लोग रहते हैं, किस प्रकार के लोग रहते हैं। और वो घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए, आपके इंडिया में पहुंच गए। तो उसने कहा कि ये इतना महत्वपूर्ण, ये गौण है, मतलब जिसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, लेकिन महत्वपूर्ण कारण था ये, कि विज्ञान जिज्ञासा, पृथ्वी के भौगोलिक स्वरूप एवं प्राकृतिक इतिहास का ज्ञान संचित, कि पृथ्वी का भौगोलिक स्वरूप, की पृथ्वी है कैसी भी, ठीक है। और प्राकृतिक इतिहास का ज्ञान संचित करने होने, की प्राकृतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए क्या थे, अज्ञात भूभागों का अन्वेषण करने की इच्छा उनमें होती थी। अज्ञात भूभाग मतलब जिनके बारे में वो परिचित नहीं थे, इनको पता ही नहीं था भारत की, उन्होंने नाम सुना था हिंदुस्तानी व्यापारियों से। तो ये अभिलाषा भी उनका, जांच पड़ताल करने की उनकी इच्छा होती थी। आपको पता चल चुका कि विस्तार क्यों करना चाहते थे, एक तो संसाधनों की थी, ठीक है। वो अपना क्या है, कि एक दूसरे से क्या है, कि राजनीतिक रूप से शक्तिशाली दिखाना चाहते थे। जो यूरोप के कुछ देश थे, जो क्या थे, जिनमें क्या थी, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी, पहला कारण। दूसरा कारण, कि वो संसाधनों को प्राप्त करना चाहते थे, ये आपके राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में आ गई। दूसरा, वो ईसाई धर्म था, उसका प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तीसरा जो गौण कारण और महत्वपूर्ण कारण, वो है कि वो पृथ्वी के प्राकृतिक इतिहास के बारे में, और जो अज्ञात स्थान है उनके बारे में वो जानना चाहते थे। अज्ञात मतलब जिनका उन्हें अभी पता
नहीं है भी। शायद आप भी किसी क्षेत्र में आपके गांव के आसपास, घर के आसपास कहीं घूमने जाते होंगे कि देख के आते कि उस साइड क्या है। आपने किसी स्थान के बारे में सुना होगा, चलो वहां देख के आते हैं वहां क्या है। तो उसी प्रकार की अभिलाषा इनके मन में थी। एक यहाँ पे वर्ड है असुरीकरण। किसी व्यक्ति या समूह को अत्यंत नकारात्मक रूप में चित्रित करना, इसको बोलते हैं डेमोनाइज या असुरीकरण। असुरीकरण है कि कोई व्यक्ति को हम इतना बुरा बता देंगे, ठीक है, तो वो होता है उसका असुरीकरण। किसी व्यक्ति को बहुत आपको अत्याचारी दिखाना, साबित करना, वो क्या होता है उसका असुरीकरण, मतलब उसको राक्षस के रूप में दिखाना भी। यद्यपि उपनिवेश प्राय यह दावा करते हैं कि उनका सभ्यकारी अभियान उपनिवेशित जनसमुदाय के लिए उन्नतिकारक है। उपनिवेशक मतलब उपनिवेशक कौन हो गए, ध्यान से समझना कि ये हमारा अंग्रेज थे। अंग्रेज कौन थे, उपनिवेशक। कौन थे, उपनिवेशक थे। अब मेरी इस बात को ध्यान से समझना, आपको उपनिवेशक क्या दावा करते हैं, ये बात है। अंग्रेज आए, अब ये कहता है कि अंग्रेज कहते हैं, उपनिवेशक कहते हैं कि उनका सभ्यकारी अभियान उपनिवेशित जन समुदाय के लिए उन्नतिकारक। उसने कहा कि हम इनको बर्बाद करने नहीं आए, हम तो क्या है एक सभ्यकारी अभियान लेके आए हैं, मतलब उनको सभ्य बनाना चाहते थे, ठीक है। और उन जो आपके यहाँ के लोग हैं उनके लिए उन्नतिकारक है, और वे इन्हें असभ्य, आदिम अथवा बर्बर कहकर उनका असुरीकरण करते थे। और ये इनको क्या बताते थे, इन्हें असभ्य बताते थे, आदिम कहते थे कि इनको कुछ ज्ञान नहीं था, हमें तो इनको बर्बर कहकर उनका असुरीकरण करते थे। असुरीकरण मतलब अत्यंत नकारात्मक रूप में दिखाना भी, किसी व्यक्ति को किसको कुछ ज्ञान नहीं है, बहुत ज्यादा असभ्य है, तो ये मानते थे। किंतु वास्तविकता इससे सरल था, भिन्न थी, जिसमें निहित था स्वतंत्रता का हवास, उपनिवेशकों द्वारा संसाधनों का दोहन, पारंपरिक जीवन पद्धतियों का विनाश और विदेशी सांस्कृतिक मूल्यों का आरोपण। यहाँ पे दोनों के विचार इस पैराग्राफ में बताए गए हैं। पहले बताया कि उपनिवेशक क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि ये जहाँ पे हमने जिन लोगों को गुलाम बनाया है वो बहुत ज्यादा क्या थे, असभ्य थे, ठीक है। उन्होंने उनका क्या किया है, असुरीकरण बताया है कि उनको असभ्य बताया, किसी प्रकार का ज्ञान नहीं, उनको मूर्ख बताया है, और हमने इनकी क्या की है, तरक्की की है, ये बात बताई है। लेकिन वास्तव में जो सच्चाई है वो इसकी उल्टी है। वो कहता है कि इन्होंने क्या किया है कि स्वतंत्रता का ह्रास किया, उनकी स्वतंत्रता छीनी है मूल निवासियों की, उपनिवेशकों द्वारा संसाधनों का दोहन किया है, उनके संसाधनों का क्या किया है, दोहन किया है, मतलब प्रयोग किया है। जो उनकी पारंपरिक जीवन पद्धतियों का विनाश किया, जो उनकी परंपराएं थी उनको क्या किया है, विनाश किया है, ठीक है। और विदेशी सांस्कृतिक मूल्यों का आरोपण, और जो विदेशी जो अपने मूल्य थे ना, जो उनके रीति रिवाज थे, उनको उनके ऊपर थोपा है। जैसे ब्रिटिश हमारे भारत में आए, तो जो हमारा पहनावा है, आप देखना कि कितनी चीजें हमारी अब ब्रिटिश जो लोग अंग्रेज लोग हैं उनके साथ मिलने लगी है, कि आपका जो पहनावा वो देखना, खान पान देखना, वो किसके कारण हुआ, जब ब्रिटिश ने हमारे ऊपर क्या किया, अधिकार कर लिया, उसके कारण हमारे उन्होंने क्या किया, अपनी जो कुछ सभ्यताएं थी, जो संस्कृति थी, वो हमारे ऊपर थोप दी। लेकिन उससे पहले हमारी संस्कृति बिल्कुल अलग थी, लेकिन कुछ हमारी जो उनकी बहुत सारी संस्कृति जो यूरोप वेस्टर्न, जिसको पश्चिम सभ्यता बोलते हैं, वो हमारी सभ्यता में घुल मिल गई। तो ये चीज समझ में आई। वो खुद को क्या बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छा करने के लिए आए थे, ये लोग क्या थे, बिल्कुल आपके असभ्य थे, इनको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था, हम तो इनकी उन्नति करने के लिए आए थे। लेकिन वास्तविक में उनका इरादा क्या था, संसाधनों का प्रयोग करना, उनके पश्चिमी कल्चर का थोपना, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक एक शब्द आपको जब आप खुद से पढ़ेंगे ना, तो भी आपको ये अध्याय समझ में आएगा। मेरा मकसद ये है कि आपको एक बार पढ़ना पड़े। एक व्यंग चित्र जिसमें एक ब्रिटिश उद्योगपति अफ्रीका के मानचित्र पर हाथ में टेलीग्राफ का तार लिए पैर फैलाकर खड़ा है, ये एक चित्र है। ये देखिए अफ्रीका के टेलीग्राम का तार लेके एक आपका ये व्यापारी है, इस प्रकार बीच में दिखाया गया है। यह सत्य है कि औपनिवेशिक युग ने विश्व को परस्पर जोड़ा, कि जो औपनिवेशिक युग था ना, उसने विश्व को आपस में जोड़ा, क्योंकि एक देश से यात्री दूसरे देश में जाते थे। अर्थव्यवस्था एवं प्रौद्योगिकियों की प्रवृत्ति हुई, किंतु इसका लाभ प्राय उपनिवेशकों को ही मिला। उन्हें ऐतिहासिक अध्ययनों से यह प्रमाणित किया जाता है कि उपनिवेशित समुदाय को अत्यंत कष्ट भोगने पड़े और विफलता सहनी पड़ी। तो इसने कहा कि जो आपके जो उपनिवेशिक काल था,
औपनिवेशिक युद्ध था आपका जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसने विश्व को तो आपस में जोड़ा, क्योंकि ये आपका एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये आपके महाद्वीप हैं। कितने हो गए? 5। और आपका एक ऑस्ट्रेलिया और एक आपका अंटार्कटिका, यहाँ पे महाद्वीप है। 7 महाद्वीप हमने 6th क्लास में से पढ़ दिए कि पहले ये लोग आपस में नहीं जानते थे। अब यहाँ के जो यूरोप थे उनको नहीं पता था यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पे आपके अफ्रीका है। तो औपनिवेशिक काल आया, तब ये घूमने निकले, तब ये अलग अलग देशों में आपस में जानने लगे। तो इस बात का एक ही विश्व को परस्पर जोड़ा। अर्थव्यवस्था मतलब जो बाजार थे आपके, बाहर के लोग के व्यापारी थे, वो सब इनसे आपस में जुड़ने लगे। प्रौद्योगिकी की प्रवृत्ति हुई, मतलब जो आपका उद्योग था उसकी भी बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। लेकिन इसका लाभ किसको मिला? इस चीज का लाभ मिला सिर्फ उपनिवेशकों को। उपनिवेशक मतलब कि 2 बातें हम कर रहे हैं, एक गुलाम और एक मालिक। जो मालिक जिन्होंने लोगों को गुलाम बनाया ना, उसको क्या है? लाभ मिला। जबकि जो उपनिवेशित थे, उपनिवेशित, आप दोनों वर्डों को समझना भी। एक तो है आपका उपनिवेशक, क्या है? उपनिवेशक, ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो। उपनिवेशक का मतलब मालिक, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में एक बार बिल्कुल कि मालिक। और उपनिवेशित, उपनिवेशित का मतलब है जिन पे कब्जा किया है। अगर आप समझ जाओ तो इसका मतलब है गुलाम। तो यहाँ पे इसका लाभ किसको मिला? उपनिवेशकों को लाभ मिला है। और अनेक ऐतिहासिक अध्ययन, जब भी हम इतिहास का अध्ययन करते तो हमें प्रमाणित किया जाता है कि उपनिवेशित समुदाय को अत्यंत कष्ट भोगने पड़े। उपनिवेशित मतलब जो गुलाम थे उसको बहुत सारे कष्ट भोगने पड़े हैं, जो आप अपने भारत के बारे में भी जल्दी से समझेंगे इस अध्याय में। क्लियर बात आपको यहाँ तक? अनेक उपनिवेशित क्षेत्रों में उपनिवेशकों के विरुद्ध प्रतिरोध की भावना प्रबल हुई भी। अनेक उपनिवेशित क्षेत्र मतलब गुलाम क्षेत्रों में उपनिवेशकों के विरुद्ध प्रतिरोध की भावना प्रबल हुई, मतलब कोई उनके खिलाफ गुस्सा हुआ भी। ठीक है। 20वीं शताब्दी के मध्य, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उपनिवेशवाद का अंत होने लगा। कि जो उपनिवेशवाद का काल था उसका क्या होने लगा? समाप्त होने लगा। कोई भी देश गुलाम नहीं बना सकता था। कौन सा था उपनिवेशवाद की समाप्ति का समय? 20वीं शताब्दी के मध्य। 20वीं शताब्दी का मतलब आप मुझे बता दीजिए हर बार। 20वीं शताब्दी मतलब 1900 से लेके 20 के आगे 20 मतलब 2000 के बीच। इसका मध्य मतलब 1950 के आसपास है। उपनिवेश काल का जो समय था वो समाप्ति की ओर था, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक आपको याद होगा 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध आपका समाप्त हुआ था। उपनिवेशवाद अंत होने लगा। अनेक कारकों ने विश्वव्यापी उपनिवेशवाद को तीव्रता से समाप्त करने में योगदान दिया। कि अनेक कारक थे वे। ठीक है, ये नहीं कि एक चीज के कारण ही आपका उपनिवेशवाद खत्म हो गया। बहुत से कारक थे जिन्होंने उपनिवेशवाद को तीव्रता से समाप्त करने में योगदान दिया और अधिकांश उपनिवेशित राष्ट्र स्वतंत्र हुए। कि इस समय के दौरान, ये मान लीजिए आप 20वीं शताब्दी में 1900 से लेके 2000 के बीच में बहुत से उपनिवेशित राष्ट्र स्वतंत्र हुए। यहाँ हम भारत के विशेष प्रसंग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और यहाँ हम पढ़ेंगे कि भारत किस प्रकार से एक उपनिवेशित राष्ट्र बना। उपनिवेशक नहीं, उपनिवेशक क्या होते हैं? मालिक। और उपनिवेशित जो क्या है? आपके गुलाम है। वो भारत किस प्रकार से उपनिवेशित बना और किस प्रकार से वो आजाद हुआ, इस अध्याय में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब जो वर्ड आएंगे वो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत में यूरोपीय कैसे पहुंचे भी? भारत का व्यापार यूनानियों और रोमनों के साथ तो 2 सहस्त्र शताब्दियों से पूर्व चलता आ रहा है। मतलब कि लगभग 2000 साल पहले से ही जो यूनानी है और आपके रोमन है। यूनानी और रोमन कहाँ रहते थे ये चीज आप देख लीजिए भी। ये आपका एशिया महाद्वीप, ये आपका अफ्रीका, और ये मैं यूरोप को एक बार अलग बना देता हूँ। यहाँ जो ये थे ना आपके मध्य एशिया के आसपास, यहाँ यूनानी जो आपके इराक है, ईरान है, फारस जिसको बोलते हैं, तो उन लोगों के साथ तो पहले से ही क्या था? भारत का व्यापार चलता आ रहा था। भारतीय वस्तु, मसाले, कपास, हाथी दांत, रतन, चंदन, सागवान की लकड़ी, वुड, स्टील तथा अन्य वस्तुओं की भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में अत्यधिक
मांग थी। मतलब कि एशिया में ही भी, यहाँ मैं आपको यूरोप में ले गया, यहाँ एशिया में ही जो आपके इराक, ईरान, फारस है ना, उस वाले एरिया में क्या थी, बहुत ज्यादा इनकी डिमांड थी। 16वीं शताब्दी तक जब यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय उपमहाद्वीप की ओर नौ परिवहन प्रारंभ किया, तब भारत एक सशक्त और समृद्ध आर्थिक तथा सांस्कृतिक केंद्र था। उसने कहा कि जब ये यूरोपीय, अब यूरोप वाले ये थे भी यहाँ पर थे, इनको पता नहीं था कि भारत यहाँ पर है। आपको आ रही बात समझ में? हाँ, ये अरब वाले थे ना, बीच वाले, फारस वाले, भारत का सामान ये यूरोप वालों को यहाँ बेच देते थे। अब वो करते कि ये सामान कहाँ से लाते हैं, अगर वो जगह पता लग जाए ना तो हमारा काम चल जाएगी। आपको आ रही बात समझ में? वर्ल्ड मैप में आपको एक बार दिखा दूंगा लास्ट में, कहीं ना कहीं मैप आपका आएगा, फिर मैं आपको अच्छी तरह सारी चीजें समझा दूंगा। तो आप ध्यान रखना कि भारत सबसे पहले व्यापार किसके साथ करता था आपका, कि यूनानियों के साथ करता था और रोमनों के साथ करता था भी। ठीक है। और जब यूरोपीय ये जो शक्तियां भारतीय उपमहाद्वीप की और 16वीं शताब्दी मतलब 1500 से लेके आपका 1600 के बीच की बात हो रही है। और आपको पता है कि 1598 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आ गया था, और उसके मन में खुशी थी कि जिस भारत की हमें इतने सालों से तलाश थी, उस भारत का रास्ता हमें पता लग चुका है। तो चलिए देखें, इतिहासकार विशेषतः अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन का आकलन है कि इस संपूर्ण काल में भारत का योगदान विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में कम से कम 1/4 था। अब सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, ये देख लीजिए आप। किसी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य का माप, कि टोटल जो व्यापार है, वस्तुओं का उत्पादन होता है या फिर आपका नौकरी में रोजगार दिया जाता है, उसमें अगर हम सबको जोड़ दें, कि मान लेते हैं कि एक इसमें जो आपकी वस्तु बनी 100 रुपए की भी, जीडीपी कितनी थी, 100 रुपए की थी, तो उसमें से 25% किसका हिस्सा था, भारत का हिस्सा था। भारत में अकेला इतना निर्माण कार्य होता था। वस्तु और सेवाएं भी हैं आपकी, बीच में क्या है, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, सेवाओं का मतलब जो आपके जो अन्य नौकरी वगैरह आ गई ना, ये सारी चीजें इसमें आ गई, परिवहन वगैरह ये सब चीजें इसमें आ गई हैं आपकी सेवाओं के मूल्य में। जीडीपी आप याद रखना भी, ठीक है। तो भारत का योगदान कितना था, 1/4 था, जिससे यह चीन के साथ जिसका योगदान भी समान स्तर का था, विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया था। और चीन का भी 25% था, मतलब भारत और चीन दो देश बराबर, और बाकी दुनिया का व्यापार बराबर, जीडीपी बराबर। आपको आ रही बात समझ में कि भारत कितना ज्यादा समृद्ध था उस समय में, आपका लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास, कि भारत और चीन एक साइड और बाकी सारे देश एक साइड, चाहे आपका अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, कुछ भी हो। ये है आज से लगभग 700 साल पहले की बात, 700 नहीं 400 साल पहले की बात है ये। यह उल्लेखनीय है कि 16वीं शताब्दी से अनेक यूरोपीय यात्री भारत को समृद्धशाली बताते थे भी, कि वो बताते थे कि भारत बहुत ज्यादा क्या है, समृद्धशाली है भी, मतलब बहुत ज्यादा अमीर है, एक संपन्न देश है। इसकी विनिर्माण क्षमताओं, विविध कृषि उत्पाद और व्यापक आंतरिक एवं बाह्य व्यापारिक संजालों का वर्णन करते थे। वो इसकी विनिर्माण मतलब वस्तुओं को बनाने की क्षमता, कि यहाँ जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, बहुत ज्यादा होता है। विविध कृषि उत्पाद की अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है, कहीं गेहूं है, कहीं मसाले, कहीं पे कुछ उगाया जाता है। व्यापक आंतरिक एवं बाहरी व्यापारिक संजालों का वर्णन, कि इसका जो व्यापार करने का तरीका है ना आपस में, चाहे वो आंतरिक रूप से एक दूसरे से व्यापार करते हो, चाहे बाहरी देशों के साथ व्यापार करते हो, वो क्या था, बहुत बढ़िया था। ये उसके बारे में विचार करते हैं। और तथापि इसकी आर्थिक संपन्नता ने भारत को यूरोपीय औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बना दिया था। और इस आर्थिक संपन्नता ने, जो ये बातें भारत के बारे में प्रचारित हो रही थी और यूरोपीय व्यापारी या फिर यूरोप के देश सोच रहे थे, यदि हम भारत को अपना उपनिवेश बना लेना, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, फिर हम भारत को आराम से लूटेंगे। आपको आ रही बात समझ में? तो यही महत्वाकांक्षा, यही इच्छा लेकर आइए अब हम भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रथम औपनिवेशिक प्रयासों का अवलोकन करें। अब ये बात उन्होंने सुन ली है अंग्रेजों ने, किस प्रकार से हम उस पे क्या करेंगे, भारत अगर हम उपनिवेश बना ले भारत को अपना, तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो हम उन्हीं प्रयासों को देखेंगे। तो इससे आगे हम, हमारा जो टाइम था वो कंप्लीट हो चुका, 30 मिनट का लेक्चर आपके लिए पर्याप्त होगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप अगले पार्ट पे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।